चेलप्पा लड़कियों का असुर नहीं देवता था, तो इससे तो मिस्ट्री और गहरा जाती है। बस 2 एपिसोड्स और फिर पूरा सच हमारे सामने होगा। तो फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। लड़कियां सक्करई को बताती हैं कि चेलप्पा लड़कियों के पिता की तरह था, और ये सुन के सक्करई के दिमाग में भी वही सवाल आता है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि तो फिर उस रात जब चेलप्पा की मौत हुई वहाँ हुआ क्या था। वो लड़कियां कुछ बताती, इससे पहले भानु आके लड़कियों को ले जाती है कि टाइम पूरा हो गया है। नंदिनी सक्करई से बोलती है कि उन लड़कियों की आंखों में नफरत है, वो चाहे जितना छुपाना चाहे लेकिन नंदिनी उस नफरत को देख सकती है क्योंकि वही नफरत उसके अंदर भी भरी हुई थी। और सक्करई बहुत परेशान है कि उसने चेलप्पा को असुर समझा था। सक्करई को लगता है कि चेलप्पा शायद चुपचाप ओनर और उसकी गैंग की जांच पड़ताल कर रहा था और वही लोग चेलप्पा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए सक्करई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जाके पता करता है। यहाँ पता चलता है कि चेलप्पा 10 साल से इस गैंग को ट्रैक कर रहा था और अभी 2 महीने पहले भी वो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट गया था और वहाँ से पूरी फाइल्स उसने अपने लैपटॉप में कॉपी की थी। ये भी पता चलता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज तक फैला हुआ है। ये गरीब लोगों से उनकी लड़कियां एडॉप्शन के नाम पे खरीद लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार इनका तरीका अलग होता है, कभी किडनैपिंग तो कभी अनाथ आश्रम से ही लड़कियां ले लेते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया जा रहा है कि एक आदमी और एक औरत राजस्थान से 2 बहनों को गोद लेने के नाम पे खरीद लेते हैं। वहाँ से उन्हें हरियाणा भेज दिया जाता है जहाँ पहले से ही और भी लड़कियां हैं। अब यहाँ एक बॉस होता है जो इनके फोटोज एक वेबसाइट पे अपलोड करवाता है जहाँ लाइव ऑक्शन चल रहा है। जिस देश से डिमांड आती है वहाँ उनको भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है वो किसी को नहीं पता क्योंकि हर बार इन लोगों का तरीका अलग होता है। नए लोग, नई गाड़ियाँ। दरअसल हरियाणा से लड़कियों को ट्रक से यूपी, एमपी, फिर तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु लाया जाता है और फिर कालीपट्टनम। और एक बार लड़कियां कालीपट्टनम पहुंच गईं तो छोटी बोट से उन्हें कंटेनर शिप तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद वो लड़कियां कभी नहीं दिखती। एक बार लगभग एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने उन्हें पकड़ ही लिया था, लेकिन उन लोगों ने एक 13 साल की लड़की को पत्थर बांध के पानी में फेंक दिया और कोई सबूत ना होने की वजह से कुछ नहीं हो पाया। और चेलप्पा साउथ में जो बॉस है यानी कि असुर के पीछे था क्योंकि बाकी छोटे मोटे लोगों को पकड़ के कोई फायदा नहीं है। वो तो चेंज होते रहते हैं और उन्हें ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है। इधर चेलप्पा के जले हुए लैपटॉप से फॉरेंसिक टीम को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो जले हुए डॉक्यूमेंट्स थे उनसे एक आधा जला हुआ फोटो मिलता है और उसमें एक आदमी है जिसका नाम क्राइम डेटाबेस से पता चलता है कि चिट्टू है। चिट्टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए पकड़ा गया था लेकिन सबूत न होने की वजह से छूट गया था। अब सक्करई चिट्टू से पूछताछ करने जाता है। चिट्टू अपनी बीवी और बच्चे के साथ मेले में होता है। बाकी पुलिस वाले बोलते हैं कि सीधा चल के चिट्टू को पकड़ लेते हैं, लेकिन सक्करई बोलता है कि चिट्टू का बेटा भी साथ है और ये सब देख के उस पे बुरा असर पड़ेगा। और तभी चिट्टू भी पुलिस को देख के अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सक्करई उसे पकड़ लेता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे सक्करई चिट्टू का दोस्त है। तभी बाकी पुलिस वाले चिट्टू की बीवी को वहाँ ले आते हैं और चिट्टू के बेटे को उसकी बीवी के साथ छोड़ के सक्करई चिट्टू को अलग ले जाता है और पूछताछ करता है। तभी मूर्ति सक्करई को कॉल करके बोलता है कि सक्करई ने चिट्टू को टॉर्चर करके उससे सच उगलवा ही लिया। सक्करई बोलता है कि जरूरी नहीं कि पुलिस हमेशा डंडे का ही इस्तेमाल करे और वैसे भी चिट्टू सिर्फ लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, चिट्टू से ये पता चला है कि 2 लड़कियों को कालीपट्टनम लाया जा रहा है और कालीपट्टनम से एक कंटेनर शिप कल सुबह 2 बजे निकलेगा, उसमें उन लड़कियों को भेजा जाएगा। इधर सुंदर धामू से बोलता है कि उसे 10 साल से ये बात पता थी कि धामू चेलप्पा का बेटा है। ये सुन के धामू बहुत चौंक जाता है कि कैसे। सुंदर बताता है कि बचपन में उसने सुना था कि चेलप्पा का किसी उषा नाम की औरत से अफेयर चल रहा है और धामू जिस तरह से चेलप्पा को देखता था, यहाँ तक कि धामू ने अपने कमरे में चेलप्पा का फोटो लगा रखा था। ये सब देख के सुंदर ने धामू की माँ के बारे में पता किया था और फिर सुंदर ने 2 और 2 जोड़ लिए और सब समझ गया। यहाँ धामू
धामू बताता है कि चेलप्पा को नहीं पता था कि धामू उसका बेटा है। असल में धामू की माँ के गुजर जाने के बाद धामू चेलप्पा से जवाब मांगने उसके पास आया था, लेकिन चेलप्पा और उसकी फैमिली ने धामू को बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से उसने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उनका घर नहीं तोड़ना चाहता था। और सुंदर को लगता था कि चेलप्पा को पता है कि धामू उसका बेटा है, उसके बाद भी धामू को नौकर बना रखा है और अच्छे होने का ढोंग करता है। इसलिए सुंदर चेलप्पा से नफरत करने लगा था और बात तक नहीं करता था। अब सक्करई डीआईजी को ये सब बताता है और ये सुन के डीआईजी तो बहुत भड़क जाता है कि कभी सक्करई बोल रहा है कि लड़कियों के साथ चेलप्पा ने गलत काम किया था, कभी बोल रहा है कि चेलप्पा ने अपने आप को मारा, और अब ये कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और इसका कोई सबूत भी नहीं है। सक्करई बोलता है कि वो 2 लड़कियां जिनको कालीपट्टनम लाया जाएगा वो हैं सबूत, लेकिन इसके बेसिस पे डीआईजी कालीपट्टनम आने वाली हर गाड़ी को चेक करने की परमिशन कैसे दे सकता है। कल अष्टकाली का आखिरी दिन है, यानी कि असुरवध। शहर में लाखों लोगों की भीड़ आएगी, उनको संभालने के लिए तो पुलिस कम पड़ रही है। इसलिए डीआईजी सक्करई को बोलता है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को इन्फॉर्म कर दे, और अब ये उनका काम है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, वो क्या करेंगे? लेकिन डीआईजी सक्करई की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। डीआईजी के इस बर्ताव से सक्करई बहुत दुखी हो जाता है। तब मूर्ति सक्करई को समझाता है कि डीआईजी और चेलप्पा काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी जब चेलप्पा की मौत हुई तो डीआईजी ने मूर्ति को केस न देके सक्करई को केस दिया, ये बोलते हुए कि कभी कभी इमेज बचाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। तो जब डीआईजी को अपने दोस्त की फिक्र नहीं थी बल्कि अपनी इमेज की फिक्र थी, तो इन 2 लड़कियों की क्या फिक्र होगी? अब डीआईजी की तरफ से जब सक्करई को कोई मदद नहीं मिलती तो सक्करई फर्नांडिस से मिलने जाता है, क्योंकि लड़कियों को कंटेनर शिप तक किसी बोट से ही ले जाया जाएगा। लेकिन फर्नांडिस साफ मना कर देता है कि वो लोग ये सब काम नहीं करते हैं, वो तो सीधे साधे मछुआरे हैं। सक्करई फर्नांडिस को समझाता है कि वो बच्चियां भी तो मासूम और बेकसूर हैं। फर्नांडिस मान लेता है कि कोई कर्जे में फंसा हुआ मछुआरा पैसों की लालच में बोट दे देता होगा। इस पे सक्करई बोलता है कि इंसान सही या गलत नहीं होता है, उसके हालात गलत होते हैं, तो हर गलत काम को सही ठहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब फर्नांडिस सक्करई की मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि अगर इसमें फर्नांडिस का कोई आदमी शामिल है तो उस पे आंच नहीं आना चाहिए। उधर जेल में नंदिनी देखती है कि वीरा चुपचाप से कहीं जा रही है। नंदिनी भी उसके पीछे जाती है, उसी पुरानी सी बिल्डिंग की तरफ, और पहले की तरह ही नंदिनी ऊपर चढ़ने लगती है खिड़की से अंदर देखने के लिए। तभी कोई उस पे लकड़ी फेंक के हमला करता है। नंदिनी नीचे गिर जाती है और फिर सारी लड़कियां नंदिनी को उठा के अंदर ले जाती हैं। अब यहाँ वीरा, नाची और गांधारी नंदिनी को मारती हैं और बाकी लड़कियां उनको रोकती हैं। असल में इन लोगों का कहना है कि नंदिनी ने पहले उन लड़कियों से दोस्ती का नाटक किया, उनकी जासूसी की और फिर पुलिस वाले को सब बता दिया। बाकी लड़कियां समझाती हैं कि नंदिनी की मदद की जरूरत उनको पड़ेगी। यहाँ नाची बोलती है कि अगर उन लोगों ने नंदिनी को छोड़ दिया तो उन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी और उनके जेल आने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी बीच मुट्ठू बोलती है कि नंदिनी ही वो लड़की है जिसके बारे में चेलप्पा ने उन लोगों को लेटर में बताया था। नंदिनी भी उन लोगों जैसी ही है, बल्कि नंदिनी के साथ तो और भी बुरा हुआ है। अब नंदिनी मुट्ठू से पूछती है कि उस रात आखिर कॉटेज में हुआ क्या था। मुट्ठू बताती है कि चेलप्पा ने 8 लड़कियों को लेटर लिख के कॉटेज बुलाया था। उस लेटर में चेलप्पा ने लिखा था कि 10 साल पहले उसने इन लड़कियों को अपने असुर का चेहरा याद रखने को बोला था, और ये भी कि चेलप्पा उस असुर को सजा दिलवाएगा, और अब वो दिन आ चुका है। बात यहाँ बदले की नहीं है, बात इंसाफ की है, और लड़कियों को सिर्फ कोर्ट जाके गवाही देनी थी। यहाँ चेलप्पा ने नंदिनी के केस के बारे में भी बोला था कि नंदिनी ने कैसे कानून को हाथ में लिया और अब वो अपने अतीत से निकल नहीं पा रही है, एक भंवर में फंस चुकी है। और चेलप्पा नहीं चाहता था कि लड़कियों के साथ भी ऐसा हो, इसलिए उसे उनसे मिलके डिस्कस करना था। लड़कियां 10 साल बाद चेलप्पा से उसी सुरंग के रास्ते मिलने आ रही होती हैं, और यहाँ पता चलता है कि जब चेलप्पा को पता चला था कि इस कॉटेज की सुरंग से बच्चियों को समंदर तक पहुँचाया जाता है, तब चेलप्पा ने कॉटेज ही खरीद लिया था।
ताकि ये सब रुक जाए। तभी लड़कियों को सुरंग में लैपटॉप और कुछ फाइल्स जलती हुई दिखती हैं। वो आग को बुझा देती हैं और देखती हैं वो फाइल असुर यानी कि ओनर की फाइल है जो पूरी तरह जल नहीं पाई थी। तभी मुत्थू घबरा के कॉटेज के अंदर जाती है। बाकी लड़कियां भी जाती हैं और देखती हैं चेलप्पा मर चुका है और उसके हाथ में गन है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। चेलप्पा ने खुद उन्हें मिलने बुलाया और अपनी जान ले ली। गांधारी बोलती है कि ये एक सेटअप है, चेलप्पा खुद कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब बाकी लड़कियां भी समझ जाती हैं कि शायद असुर को भी पता चल गया होगा कि चेलप्पा उसको सजा दिलवाने वाला है, इसलिए उसने चेलप्पा को मार दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस क्राइम सीन को देखेगी ये मान लेगी कि चेलप्पा ने खुद को मारा है और केस क्लोज कर देगी। यहाँ मुत्थू बोलती है कि वो लोग चेलप्पा को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लड़कियां कर ही क्या सकती हैं? पुलिस को कैसे साबित करेंगी कि ये मर्डर है? असुर इतना ताकतवर है कि पहले नागम्मा और अब चेलप्पा को भी मार दिया। तभी मुत्थू बोलती है कि हम सब सरेंडर कर देंगे और सब एक ही जैसा बयान देंगे, वही जो इन्होंने बाद में किया भी। ये मुत्थू का आइडिया था कि इससे केस उलझ जाएगा तो पुलिस को जांच करनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी तो सारी लड़कियां बोलती हैं कि मुत्थू सदमे में ये सब बोल रही है और ऐसा करने से कुछ नहीं होगा और वहाँ से चलने को बोलती हैं। मुत्थू को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं। अब सबके जाने के बाद मुत्थू वापस सुरंग से कॉटेज में जाती है। यहाँ वो चेलप्पा से यानी कि उसकी डेड बॉडी से बोलती है कि चेलप्पा ने मुत्थू को डांस करने के लिए मना किया था, लेकिन मुत्थू नहीं मानी तो चेलप्पा ने त्योहारों में डांस पे ही बैन लगवा दिया। और मुत्थू इतना गुस्सा हो गई थी कि 3 दिन तक चेलप्पा से बात तक नहीं की थी और आज जब वो बात करने आई है तो चेलप्पा ही नहीं रहा। मुत्थू बहुत रोती है और बोलती है कि अगर उस दिन चेलप्पा ने लड़कियों को नहीं छोड़ा था तो आज वो कैसे चेलप्पा को छोड़ दें, और चेलप्पा के गले लग जाती है, ठीक जैसे 10 साल पहले चेलप्पा मुत्थू को हॉस्टल छोड़ते टाइम लगा था। और इसी टाइम मुत्थू के ऊपर चेलप्पा का खून लग जाता है और वो चेलप्पा के हाथ से गन लेके अलमारी में बैठ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन सक्करई को दरवाजा बाहर से बंद मिला था, याद है ना? और बाकी लड़कियों ने जब मुत्थू को न्यूज पे देखा तो ठीक वैसा ही किया जैसा मुत्थू ने बोला था। सबने सरेंडर करके एक सी कहानी पुलिस को बताई। मुत्थू पहले से ही जेल में थी और बाकी लड़कियों ने एक ही टाइम पे सरेंडर इसलिए किया ताकि सब इसी जेल में आ सकें। नंदिनी को ये बात समझ नहीं आती। तब वो लड़कियां वही फाइल का नंबर बताती हैं जो कॉटेज की सुरंग में मिली थी और यही फाइल एक दिन मुप्पी ने चुराई भी थी। वो फाइल का कागज नंदिनी को देती है कि ये है हमारी असुर जो इसी जेल में है। नंदिनी देखती है वो सरोजा है। जब लड़कियां छोटी थी तब सरोजा उनका मुंह खुलवा के चेक कर रही थी। बोट पे भी सरोजा ही थी यानी कि ओनर। और मरियम याद है ना? नहीं याद तो एपिसोड 3 देख लेना। तो मरियम की बेटी इवाना से सरोजा पूछ रही है कि क्या वो कभी जहाज पे बैठी है? जल्द ही वो बैठने वाली है और उसका भी मुंह खुलवा के देख रही है, मतलब इसको भी सरोजा बेचने वाली है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो असुर का पता चल गया, लेकिन अभी बहुत सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है और वो जवाब मिलेंगे एपिसोड 8 में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक भी कर देना है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।